ओके, वेलकम फ्रेंड्स। मैं आलोक श्रीवास्तव फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बाराबंकी जीनियस कोचिंग के नाम से। और जैसा कि आप सबको पता है कि ऑफलाइन कोचिंग नहीं होकर के ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार किया गया है। और इसी सेशन में आपको लास्ट सेशन जो हम लोग ने किया था वो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड था। और आप सबको पता है कि ये क्वेश्चन टैग जो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर इंग्लिश का सिलेबस है तो इससे एक दो क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको हर एक एग्ज़ाम में मिलेंगे। और जैसा आप सबको पता है कि ये वीडियो लाइव है तो सबसे पहले लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियोस को, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे बेनिफिट ले सकें। तो शुरू करते हैं आज आपका नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक था, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे या नहीं देखे, मैं शॉर्ट में एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि व्हाट इज़ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एज यू नो कि एक स्टेटमेंट डिलीवर करते हैं और उसी स्टेटमेंट पर एक सवाल पूछा जाता है, वो क्वेश्चन टैग कहलाता है। और इंग्लिश में, खासकर स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत इस्तेमाल होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस फ्रेम करके आपसे पूछे जा सकते हैं, जाते भी हैं। इसमें इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपने जो स्टेटमेंट डिलीवर किया है वो अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और स्टेटमेंट अगर आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आएगा। दूसरी बात, जो टेंस होता है सेंटेंस का, वही टेंस यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्वेश्चन टैग में बनाएंगे वो आपकी जो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है सेम होती है, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करिएगा। और सेंटेंस में फ्रेम करने के लिए जो क्वेश्चन टैग होता है उसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर सेंटेंस नेगेटिव है। ये दो तीन बातें मैंने पिछली वीडियोस में बताई थी और कुछ पॉइंट भी डिस्कस किए थे। अब सेंटेंस मान लीजिए, आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस का, इम्परेटिव सेंटेंसेस। देखिए, अगर सेंटेंस इम्परेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे फॉर्म करेंगे वो आज आप सीखने। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है शट द डोर, शट द डोर, या एक सेंटेंस और लिख देते हैं, लिसन टू मी, लिसन टू मी अटेंटिवली। लिसन टू मी अटेंटिवली। अब आप देख पा रहे होंगे कि बोथ आर द सेंटेंसेस, उसमें शट द डोर में इम्परेटिव सेंटेंस है और लिसन टू मी अटेंटिवली में भी ये इम्परेटिव सेंटेंस है। अब अगर मान लीजिए हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना हो तो क्या करना होगा। यहाँ पर एक बात आपको गौर करने की, इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शट होती है, और लिसन भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि इन दोनों ही सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो नहीं दी गई है। और अभी आपसे मैंने कहा था कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। फाइन। अब ये जो सेंटेंस है इम्परेटिव है, तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हम किसी को कोई काम करने के लिए ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या कमांड करते हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं तो वो काम क्या हो रहा है या हो चुका है या होगा। जाहिर सी बात है कि शट द डोर का मतलब दरवाज़ा बंद कर दो, यानी कि ये काम अभी हुआ नहीं, इन फ्यूचर होना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा विल यू। और लिसन टू मी अटेंटिवली, इसमें भी अगर क्वेश्चन टैग देखें तो इसका बनेगा क्या, विल यू। अब आप एक बात सोच होंगे इसमें विल क्यों आया। जैसे मैंने बताया कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में जो भी बात कही जाती है वो फ्यूचर के लिए होती है, काम करने के लिए कहा जाता है, तो फ्यूचर होने की वजह से यहाँ पर विल आया है। दूसरी बात, इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो ये शट द डोर, इसका सब्जेक्ट क्या है पता है आपको। जनरली क्या होता है कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट यू होता है, वो हिडन फॉर्म में छिपा रहता है। यानी कि ये बात किससे कही गई है, सामने वाले से। आपको पता है कि नरेशन में जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें दो लोग होते हैं, एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है। स्पीकर फर्स्ट पर्सन को मानते हैं और जो लिसनर होता है वो सेकंड पर्सन होता है। और ग्रामर में आप जानते हैं कि सेकंड पर्सन यू को कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर यू को लिखा नहीं जाता, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यू है और वही प्रोनाउन पीछे निकल कर रहा है। तो यहाँ पर विल यू इसलिए आया क्योंकि ये फ्यूचर की बात होगी तो विल आएगा हेल्पिंग वर्ब, और इस सेंटेंस में चूंकि सब्जेक्ट यू जो है वो हिडन फॉर्म में है, इसलिए जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो प्रोनाउन के फॉर्म में यहाँ पर विल यू लिखा मिलेगा आपको। ठीक भाई, चलिए तो याद रखिएगा, अगर इम्परेटिव सेंटेंस लिखा है तो उसका क्वेश्चन टैग विल यू बनता है। हाँ, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर सेंटेंस इम्परेटिव होने के साथ साथ अगर नेगेटिव हो, यानी कि इम्परेटिव के साथ साथ अगर ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो क्या कॉन्सेप्ट है उसको देख लीजिएगा। आप हिंदी में जिसको हम लोग कहते हैं मत, जैसे आपने कहा कि वहाँ मत जाओ, उससे बात मत करो, यहाँ पर मत बैठो, इंग्लिश में इसे कहते हैं डू नॉट। डू नॉट प्लॉट अ टाइम, डू नॉट प्लॉट अ टाइम। या आपने कहा कि डू नॉट स्क्वेंडर मनी, डू नॉट स्क्वेंडर मनी। एक
सेंटेंस और देख लेते हैं, डू नॉट गो एस्ट्रे, डू नॉट गो एस्ट्रे, सही है। तो आप देखिए 3 सेंटेंस लिखे, तीनों सेंटेंस में डू नॉट का यूज़ किया गया है, और डू नॉट जो है ये बता रहा है कि ये सेंटेंस कैसा है आपका, इम्परेटिव और नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर भी हम कोई बात किसी से करते हैं लेकिन मना करते हुए, यानी कि वो काम करने के लिए मना किया जाता है, इसलिए सेंटेंस इम्परेटिव नेगेटिव होगा। डू नॉट प्लॉटर टाइम, जिसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने प्लॉटर लिखा है, प्लॉटर का मतलब होता है वेस्ट, ऐसे स्क्वेंडर का मतलब होता है पैसे बर्बाद करना, और गो एस्ट्रे का मतलब होता है बेकार इधर उधर घूमना फिरना, जिसको आप कहते हैं कि आवारागर्दी करना, सही है। अब इन 3 चीज़ों को अगर ध्यान देखें तीनों सेंटेंस को, तो इसका एक क्वेश्चन टैग एक ही बनेगा, क्या, विल यू। विल यू इसलिए क्योंकि यही बात कि ये जो बात आपने कही है ये वर्तमान में कही गई, लेकिन इसमें जो दूसरा व्यक्ति है वो फ्यूचर में रिएक्ट करेगा, इसलिए इसमें विल यू लगेगा। और दूसरी बात, ये सेंटेंस इम्परेटिव नेगेटिव है तो इसमें भी यू जो है वो एज अ सब्जेक्ट छिपा हुआ है। और दूसरी बात, इस सेंटेंस में देखिए नॉट आया है, इसलिए यहाँ पर नॉट के कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ पर विल यू आएगा आपका। तो याद रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन सेंटेंस इम्परेटिव नेगेटिव हो यानी डू नॉट वाला हो, तो उसका सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाते समय विल यू का यूज़ करिएगा, और ऑप्शन जो होगा उसमें टिक कर दिएगा इस तरीके से। चलिए, इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको बता दें कि जैसे आपने लेट का यूज़ पढ़ा होगा, ठीक है भाई, जनरली जो लेट होता है इसका क्या मीनिंग होता है पता है? लेट का मीन होता है टू अलाउ या परमिट, टू अलाउ या टू परमिट, हिंदी में कहें तो अनुमति देना, सही है। तो लेट का यूज़ भी इम्परेटिव सेंटेंस में यानी कि आज्ञा देने के लिए किया जाता है, अनुमति प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने सेंटेंस पढ़े होंगे, कहते हैं लेट हिम सिट हेयर, लेट हर वॉच टीवी, लेट देम प्ले क्रिकेट, सही है। तो अगर ये लेट के बाद ये देखिए हिम हर या देम लिखा, जो कि ऑब्जेक्ट है, आपको पता है कि लेट एक वर्ब होती है और ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट करना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर हिम लिखा हुआ है, हर लिखा है, देम लिखा है, फाइन। अब लेट हिम सिट हियर, ये सेंटेंस अगर देखें तो उसकी हिंदी क्या होगी? उसे यहाँ बैठने दो, यानी उसे यहाँ बैठने की अनुमति दो। लेट हर वॉच टीवी, उसे टीवी देखने दो। लेट देम प्ले क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलने दो। तो जाहिर सी बात है अभी जो इसमें काम है, यानी कि जिस बात के लिए कहा गया है वो ना तो हो रहा है ना हुआ है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो याद रखिएगा इसका भी क्वेश्चन टैग जो है वो विल यू बनेगा। क्या बनेगा? विल यू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ डिस्कस करिएगा इसको कि अगर लेट के बाद लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट मी, लेट राम, लेट सीता, कुछ भी लिखा हो, सिर्फ एक को छोड़ के, वो है लेट अस, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट दूसरा है, इसीलिए मैं उसको बाद में डिस्कस करूँगा। अस के अलावा अगर लेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और ये सेंटेंस आपका इम्परेटिव है तो इसका जो क्वेश्चन टैग है वो विल यू बनेगा, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद लेट अस का केस अलग है, इसलिए मैं उसको अलग से डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए कैसे, उसमें कौन सा केस लग जाएगा। अभी आपने कहा था कि लेट के बाद अगर हिम लिखा हो तो वो परमिशन को बताता है, लेकिन अगर लेट के बाद अस लिखा हो, देखिए लेट अस, तो यहाँ पर चेंज हो जाता है। लेट अस का मतलब होता है प्रपोजल, हिंदी में इसको कहते हैं प्रस्ताव, सही। और अभी आपने पढ़ा था कि लेट के अस के अलावा मान लिया लेट हिम लिखा है तो ये है परमिशन, परमिशन मतलब अनुमति, फाइन। तो ये डिफरेंस यहाँ पर बहुत बड़ा है कि जैसे आप लेट अस यूज़ करते हैं तब इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पर फिर आप अनुमति नहीं रखते हैं, देते हैं। लेट अस जब लिखेंगे या बोलेंगे तब लेट अस का मीनिंग होगा कि चलो चलें, या कोई भी काम करने के लिए आप सामने वाले के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि लेट अस गो टू सहारागंज, सही। और देखिए लेट अस वॉच मूवी हियर। अब यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछे कि इस सेंटेंस की हिंदी क्या होगी, तो इसकी हिंदी है कि चलो सहारागंज चला जाए, या लेट अस वॉच मूवी का मतलब चलो मूवी देखते हैं या चलो मूवी देखा जाए, सही है। तो जैसे ही आपने लेट अस का यूज़ किया तो इसका जो मीनिंग है वो अब परमिशन ना होकर के प्रपोजल हो जाता है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस मिलेंगे आपको, याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन टैग अगर बनाएंगे तो बनेगा शैल वी, और ये
मार्क कर लिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा भी गया है कि अगर सेंटेंस में लेटर्स लिखा है तो इसका क्वेश्चन टैग शैल भी बनता है, और अस के अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा हो तो उसका विल यू बनेगा। दोनों में आएगा हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर का ही, वहाँ पर विल आ रहा था, यहाँ शैल आ रहा है। शैल क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके पीछे वी लगा हुआ। आपको पता है इंग्लिश में कि आई और वी के साथ शैल आता है, इसलिए शैल वी का यूज़ करेंगे जब आप लेटर्स वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बना रहे होंगे। फाइन, चलिए ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको कि लेट अस लिखा हो तो शैल वी, और अस के अलावा अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा हो तो विल यू। चलिए और बताते हैं आपको जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है कि दिस इज़ हिज मोबाइल। सेकेंड सेंटेंस है आपका दिस इज़ हर स्कूटी। आगे बढ़ते हैं, अगर दिस की जगह यहाँ पर दीज कर दें, जैसे लिखा हो दीज आर हिज नोटबुक्स, और एक और सेंटेंस है आपके लिए दोज आर देयर ड्रेसेस। फाइन। अब यहाँ पर अगर आप देखें सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पर दिस है, यहाँ पर दिस किया गया, यहाँ पर सॉरी सेकंड वाले में दैट कर दिया, चारों आ जाएंगे। दिस दैट दीज और दोज। एज यू नो दिस दैट दीज दोज जो है वो प्रोनाउंस होते हैं और इनको आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तब बताइए यहाँ पर प्रोनाउन क्या लिखा जाएगा। जैसे दिस इज़ हिज मोबाइल है, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो इज़, यहाँ पर आपने इज़ लिख दी, बिल्कुल सही है। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यहाँ पर नॉट लगा दिया, शॉर्ट में इजेंट, यहाँ तक ठीक हो गया। अब आपसे कहा जाता है कि जब आप क्वेश्चन टैग बनाएं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और नॉट के बाद यहाँ पर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसका प्रोनाउन लिखा जाएगा। अब ये दिस किसके लिए है? मोबाइल के लिए। मोबाइल आपका कैसा है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर है और नॉन लिविंग है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? इट। ऐसे ही दैट इज़ हर स्कूटी, इसमें भी इज़ आ जाएगा, नॉट लगा देंगे इजेंट, और स्कूटी के लिए इट आ जाएगा। फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस दैट है तो जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसके लिए इट आ जाएगा। अब बात करते हैं दीज में, यहाँ लिखा है दीज आर हिज नोटबुक्स, सही है। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो दीज लिखा हुआ है, सही है। सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर दीज है और यहाँ पर नोटबुक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो आर आ जाएगी, नॉट भी लगा देंगे आप, आरेंट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगी और यहाँ पर आपने इसका नॉट भी लगा दिया, आरेंट कर दिया। अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पर दीज लिखा हुआ है और ये दीज आया नोटबुक्स के लिए, यानी कि अगर नॉन लिविंग प्लूरल हो तो उसके लिए क्या है? देखिए नॉन लिविंग सिंगुलर के लिए इट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज़ नॉन लिविंग है और प्लूरल फॉर्म में है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है आपके पास? आपके पास एक ही ऑप्शन है, दे का। ये आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नॉन लिविंग है और अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो भी दे ही लिखना होगा। सेकंड, दोज आर देयर ड्रेसेस, यहाँ पर भी यही करना होगा आपको। आर लिखा हुआ है, नॉट लगा दिए, आरेंट, और दोज लिखा हुआ है तो फिर दे आ जाएगा, आरेंट दे। तो रूल क्या है? अगर दिस दैट लिखा है तो इट आ जाएगा, दिस दोज लिखा है तो उसके लिए क्या यूज़ करना है आपको? दे। तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट। दिस दैट अगर सब्जेक्ट है तो उसके लिए प्रोनाउन इट यूज़ करेंगे, दिस दोज अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में तो उसके लिए प्रोनाउन दे यूज़ करेंगे। दिस यू हैव टू रिमेंबर कि नॉन लिविंग सिंगुलर इट होता है, लेकिन नॉन लिविंग है और प्लूरल है तो उसके लिए दे का यूज़ करना होगा। फाइन, चलिए देखिए क्वेश्चन टैग में जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो आपके इस तरीके से पूछा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन जिसको मैं यहाँ पर मार्क भी किए दे रहा हूँ, प्लीज़। ही हार्डली कम्स टू द कोचिंग। एक और देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में आया भी है कि नाउ अ डेज द गर्ल्स सेल्डम वियर साड़ीज। अगर आपसे कहा जाए कि
इन दो सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग आपको फ्रेम करना है, तो बताइए कैसे फ्रेम करेंगे। पहला है ही हार्डली कम्स टू द कोचिंग, और दूसरा है नाउ अ डेज द गर्ल्स सेल्डम वियर साड़ीज। नाउ यू हैव टू फ्रेम द क्वेश्चन टैग ऑफ दीज टू सेंटेंसेस। आप इसमें एक चीज़ गौर करिएगा, मैंने पहले पार्ट में बताया था कि यहाँ पर देखिए कम्स लिखा है, ये मेन वर्ब है आपकी, और इसकी फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस लगा हुआ है, और यहाँ देखिए सेल्डम वियर, ये आपको मेन वर्ब यहाँ पर मिल रही है, और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इससे एक चीज़ आइडेंटिफाई होती है कि मेन वर्ब से आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो सेंटेंस किस टेंस का है। आप सबको पता है कि अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखी है या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस ए एस लगा है, तो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट डेफिनिट। दूसरी बात, प्रेजेंट डेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? एज यूजुअल डज होती है या डू होती है, आप सबको पता है। डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है। फाइन। तो इससे क्या होगा, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस किस टेंस का, और वहाँ से हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी। अब अगर देखें ही हार्डली कम्स टू द कोचिंग, तो बहुत से लोग इसमें कहेंगे कि इसका हो जाना चाहिए डजंट ही। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब कभी भी सेंटेंस में हार्डली वर्ड आ जाए और वो वर्ब से पहले लिखा हो, ठीक है, तो वर्ब से पहले लिखा हो तो ये सेंटेंस को नेगेटिव इन मीनिंग बना देता है। बोलिए, नेगेटिव इन मीनिंग, यानी कि ये सेंटेंस अर्थ में नकारात्मक है, और आप सबको पता है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आएगा। तो इस सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा डज ही। फाइन, याद रखिएगा हार्डली की वजह से। ऐसे ही नाउ अ डेज द गर्ल सेल्डम वियर साड़ीज, इस सेंटेंस में ये जो वर्ड सेल्डम लिखा हुआ है, सेल्डम, सेल्डम भी नेगेटिव इन मीनिंग होता है, नेगेटिव इन मीनिंग। तो कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में नो या नॉट या नेवर, ये तो बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, सबको पता है, नो नॉट नेवर है तो नेगेटिव होगा। लेकिन उसके अलावा हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली आ जाए, सेल्डम आ जाए, फ्यू आ जाए या लिटिल आ जाए, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। और जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव होगा उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्वेश्चन टैग भी नेगेटिव नहीं रह पाएगा, उसमें नॉट नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ये द गर्ल्स, ये प्लूरल फॉर्म में है, सही है। तो प्लूरल होने की वजह से आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है? डू, और नॉट ना लगाइएगा। और गर्ल्स का प्रोनाउन क्या बनेगा? दे, तो इसका बन जाएगा डू दे। फाइन, तो याद रखिएगा इस तरीके से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसमें सेंटेंस देखने में तो आपको लग रहा होगा वो अफर्मेटिव है, लेकिन उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो नेगेटिव इन मीनिंग होते हैं। दैट्स वाई द सेंटेंस बिकम नेगेटिव, सो दैट वी डोंट यूज नॉट इन क्वेश्चन टैग। फाइन, चलिए तो आज का पॉइंट यहीं पर डिस्कस कर, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और जो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो कोई भी क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं, ताकि हम उस पर दोबारा से फीडबैक लेकर के अपने क्लास को और इंपॉर्टेंटली वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। और आज का वीडियो जो है अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, प्लीज़।